प्लीज कोई भी बच्चा कोई भी टेस्ट मिस ना करे, सारे टेस्ट दो। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, टैक्स नाम से बोल रही नाम से टैक्स करके नाम नहीं बोलूंगा। बाकी सब कैसा हुआ? बाकी तो सारा आपका नाम ये बड़ी अचीवमेंट है, टैक्स का टेस्ट खराब हुआ है। अब और समझ आ रहा है, सेकंड टाइम में पढ़ने में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, सारे सब्जेक्ट्स के सेकंड टाइम पढ़ने में कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी, प्लीज सब लोग यहाँ देखेंगे। आज हम लोगों ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस कुछ नए क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को भी अगर कल वाले 3 क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट हो, या जो भी तुम 15 पेज पढ़ के आए हो, आई एम अज्यूमिंग सब एटलीस्ट 15 पेजेस पढ़ के आए हैं, उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। प्रोविडेंट फंड का सेकंड पॉइंट मतलब क्या? इसमें एग्जैक्टली देखो क्या है सेकंड पॉइंट, या हमारे चार्ट में बी आर इंटरेस्ट। देखो अब देख बच्चे, कोई भी पर्सन ज्यादा एग्जाम्पशन लेने के लिए जब उसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो पैसे पीएफ में डालने शुरू कर देगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्ट है। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेट से मेरी सैलरी है 1 CR, पर मेरे बेसिक एक्सपेंसेस तो 10 to 20 लाख ही होंगे। बाकी पैसे मैंने अल्टीमेटली क्या करने हैं, कहीं ना कहीं सेव करने हैं। अब एक ऑप्शन है मैं एफडी करवाऊं, तो जो मुझे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम्प्ट होगा। एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। एंड अगर मैं प्लान करूं कि मैं एफडी में क्यों पैसे रखती हूँ, उससे बेटर है कि मैं आरपीएफ में पैसे रखूं। एक तो आरपीएफ गवर्नमेंट का है, बैंक से भी ज्यादा सिक्योरिटी हो गई। बैंक के केस में भी वैसे पूरी सिक्योरिटी है, बैंक से भी ज्यादा सिक्योरिटी होगी जब मैंने आरपीएफ में पैसे रखे। प्लस इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, हायर। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6-7%, आरपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा है, गवर्नमेंट ज्यादा रिटर्न देती है। प्लस इसमें 9.5% पर एनम का इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो लोग क्या करते थे, अपनी सैलरी का बहुत ज्यादा पोर्शन पीएफ अकाउंट में रख देते थे, ताकि उन्हें इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना ही ना पड़े। बाकी सब लोग भी ध्यान से सुनो, ये रूल क्यों बनाया क्यों गया। रूल बताने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूँ। अगर कोई पर्सन सीनियर लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, जो उसकी सैलरी है उसके बेसिक एक्सपेंसेस से बहुत ज्यादा है, वो पैसे उसने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं। लेट्स एज्यूम उस पर्सन के पास 2 या 3 एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करे। अगर वो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। अगर वो शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा तो जो उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। बट अगर वो पीएफ अकाउंट में रखेगा तो क्या होता था, 9.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट क्या होता था, एग्जैक्ट। तो हम चाहते हैं कि जो पीएफ अकाउंट का बेनिफिट है ये जेन्युइन एक मिडिल क्लास पर्सन ले। इसका बेनिफिट ये वाले लोग नहीं ले रहे हैं, इन लोगों को मार्केट में कहीं और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट हो। शेयर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो हमने एक स्कीम बनाई कि अगर कोई भी पर्सन अपने पीएफ अकाउंट में 2,50,000 रुपीज से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो इंटरेस्ट पोर्शन सिर्फ कितनी अमाउंट तक के लिए एग्जाम्प्ट होगा, 2,50,000 के प्रिंसिपल के। तो मान लो मैंने अपने पीएफ अकाउंट में पिछले साल 2 लाख रुपए डाले, अब 2 लाख के ऊपर अगर मुझे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारा ही एग्जाम्प्ट है। अगर मुझे 2 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9.5% एग्जाम्प्ट है, उसका अबव क्या है, टैक्सेबल।
पर मैंने सोचा कि ज्यादा पैसे डाल देते हैं। मैंने मान लो अपने पीएफ अकाउंट में 7 लाख रुपए डाल दिए, तो उन्होंने बोला 7 लाख में से जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख का जो 9.5% इंटरेस्ट है वो तो एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। और जो 7 माइनस 2.5, 4.5 लाख पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारा ही क्या है, टैक्सेबल। समझ आई है स्कीम? उन्होंने प्रिंसिपल का कोई रूल नहीं बनाया, क्योंकि एटीसी में पहले से ही लिमिट लगा रखी है 150। एटीसी में तो मैं 150 से ज्यादा का बेनिफिट ले ही नहीं सकती, तो प्रिंसिपल का रूल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने रूल किस चीज का बनाया, इंटरेस्ट। कहते हैं जो इंटरेस्ट की आप एग्जाम्पशन लेते हो, जो भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में या आरपीएफ में, ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। किस चीज के लिए नहीं मिलेगी, जो भी उसे इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, it to the extent it relates to contribution made by employee exceeding 250 in one previous year। अगर आपने एक साल में अपने पीएफ अकाउंट में 2,50,000 से ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट की है, तो जो एक्सेस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये रूल बना कब से है, 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से ये रूल बना है। अगर मान लो मेरे पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है, उस केस में ये लिमिट क्या बन जाती है, ठीक है। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन डाउट है, एरियर्स ऑफ सैलरी क्वेश्चन ही कर लें। मुझे पहले भी शायद किसी का मैसेज आया था कि एरियर का क्वेश्चन करना। पहले कॉन्सेप्ट ही समझो बच्चे। लेट से मुझे 24-25 में सैलरी मिली है 20 लाख की। मुझे जितनी भी मेरी सैलरी है हर साल मुझे मिलती रहती है, ऐसे 24-25 की मुझे सैलरी मिलनी चाहिए थी, 20 लाख से मिली। प्लस मैंने अपने एम्प्लॉयर के ऊपर 2019-20 में एक केस किया था कि आपने मुझे पिछले 2 साल से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया। तो एक तो मेरे 16-17 के अपने एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपीज लेने बाकी थे, एंड एक 17-18 के 2 लाख रुपीज लेने बाकी है। मेरा एम्प्लॉयर मुझे बहुत देर से ये पैसे नहीं दे रहा। मैंने केस कर दिया, मैं केस जीत गई, और अल्टीमेटली ये पैसे मुझे रिसीव हो गए 24-25। तो 24-25 में मुझे टोटल कितने पैसे मिले हैं, 23 लाख। ठीक है। अब पहला पॉइंट, क्या 16-17 में इस 1 लाख के ऊपर मैंने टैक्स पे कर दिया होगा? वैसे तो सैलरी का रूल क्या होता है, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। पर जो एडवांस है उसमें रिसीट बेसिस पे टैक्स हो गया, तो ड्यू बेसिस पे दोबारा नहीं होता। ऐसे ही जो एरियर है उसमें ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये पैसे मुझे मिले ही नहीं। इसमें भी टैक्स कब लगता है, रिसीट बेसिस पे। तो 16-17 में इस 1 लाख के ऊपर ये ड्यू तो हो गए थे, पर डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसके ऊपर मैंने कोई भी टैक्स नहीं दिया। 17-18 में 2 लाख रुपए ड्यू तो हो गए थे मेरे अकॉर्डिंग, पर डिस्प्यूट चल रहा है, इसके ऊपर भी मैंने टैक्स नहीं दिया। ये सारे पैसे जब मैं केस जीत गई तो मुझे कब मिल रहे हैं, 24-25 में। अब 24-25 में मुझे टोटल अमाउंट मिल गई है 23 लाख। अब हम 23 लाख के ऊपर जैसे आम तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बट फिर मुझे गवर्नमेंट से कंप्लेन है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि एक तो मुझे पैसे लेट मिल रहे हैं, ऊपर से मुझे टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा है। ज्यादा कैसे देना पड़ रहा है, अगर ये 1 लाख रुपए तभी मिल जाते शायद ये 10% वाली स्लैब में जाते, पर अब ये कौन सी स्लैब में चले जाएंगे, डायरेक्टली 30% वाली स्लैब में। अगर ये पैसे 2 लाख रुपए तभी मिल जाते तो उस साल मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, जिसकी वजह से मुझे रियलिटी में टैक्स देना ही ना पड़ता, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाता। पर जब में मुझे पैसे अब मिल रहे हैं, अब ये डायरेक्टली कौन सी स्लैब में जा रहे हैं, 30%। कई बार तो ये भी पॉसिबल है कि अगर पैसे पहले मिलते तो सरचार्ज नहीं लग रहा, अब पैसे मिल रहे हैं तो सरचार्ज भी लग रहा है। मान लो मेरी इस साल मैंने बहुत ग्रोथ कर ली, मेरी सैलरी ही 60 लाख है, तो अब तो इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, सरचार्ज भी अप्लाई हो जाएगा। तो जो एक मेरे दो नुकसान हो गए, एक तो मुझे मेरे पैसे लेट मिल रहे हैं, ऊपर से मुझे उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जब भी एरियर्स रिसीव होते हैं आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि मेरे से ज्यादा टैक्स मत लो, तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है अंडर सेक्शन 89। ये रिलीफ आपने कैलकुलेट कैसे करना है, जिस साल आपको पैसे रिसीव हुए हैं आप उस साल का एडिशनल टैक्स बर्डन कैलकुलेट करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे
जब पैसे ड्यू थे अगर तो भी मिल जाते उस साल का एडिशनल टैक्स बर्डन, जो भी इसका डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा, रिलीफ। इस साल हमें मेरी सैलरी थी 20 लाख रुपए और एरियर्स के बाद मुझे कितनी मिली, 23 लाख। तो हम पहले 23 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे कि 23 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है, मान लो वो फिगर आ गई ए। फिर हम 20 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लेंगे, मान लो वो फिगर आ गई बी। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इस डिफरेंस से मुझे पता चलेगा कि 3 लाख की वजह से कितना ज्यादा टैक्स मुझे देना पड़ा, कितना ज्यादा टैक्स आपको इस 3 लाख की वजह से देना पड़ा। दिस इज कॉल्ड एज एडिशनल टैक्स बर्डन। अब ये पैसे थे किस साल के, 16-17 के। 16-17 का हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग एरियर एंड एक्सक्लूडिंग एरियर। फिर ऐसे ही 17-18 का टैक्स कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग एरियर एंड एक्सक्लूडिंग एरियर। तो ये देखेंगे 1 लाख का टैक्स अगर मैं 16-17 में ही दे देती तो 16-17 में इसका मुझे कितना टैक्स देना पड़ता, सिमिलरली 17-18 में कितना देना पड़ता। दिस इज एडिशनल टैक्स बर्डन। तो अगर पहले मेरे से लेते, मान लो अगर मेरे से टाइम पे गवर्नमेंट पैसे मुझे मिल जाते तो मुझे टैक्स टाइम भरना पड़ता 50,000। अब जब मेरे से टैक्स ले रहे हैं तब मुझे भरना पड़ रहा है 82,000। तो जो मुझे ज्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं उस चीज का मुझे क्या मिल जाएगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। समझ आई है चीज। तो आप सब लोग ये अपनी बुक में ये छोटा सा पॉइंट लिख लो, रिबेट अंडर सेक्शन या रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिबेट इज इक्वल टू difference between additional tax burden due to areas। कितना एडिशनल टैक्स का बर्डन बढ़ा है, एरियर्स की वजह से आपको कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ा, रिसीट बेसिस पे माइनस ड्यू बेसिस पे, रिसीट बेसिस माइनस ड्यू बेसिस। अब देखो उन्होंने इसी चीज के 7 स्टेप्स बना दिए, लॉजिक इतना सही है। इसको 7 स्टेप्स में एक्सप्लेन, कहते हैं सबसे पहले आप क्या करो, टैक्स कैलकुलेट करो करंट ईयर का इंक्लूडिंग एरियर। हमने 23 लाख पे टैक्स निकाल लिया। फिर आप टैक्स कैलकुलेट करो करंट ईयर का एक्सक्लूडिंग एरियर, हमने 20 लाख पे टैक्स निकाल लिया। फिर आप दोनों का डिफरेंस ले लो। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या आ गया, एडिशनल टैक्स बर्डन ऑफ करंट ईयर। इस साल मुझे जो ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है वो आ गया। कहते हैं फिर आप टैक्स कैलकुलेट करो जब पैसे ड्यू, एरियर ड्यू थे, एज्यूमिंग दैट एरियर्स आपको तभी रिसीव हो गए थे। तो इंक्लूडिंग एरियर्स हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। फिर ड्यू बेसिस पे आप टैक्स कैलकुलेट करो एक्सक्लूडिंग एरियर। फिर आप इन फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का क्या ले लो, डिफरेंस। ये एडिशनल टैक्स बर्डन आ गया ड्यू बेसिस पे। तो जो थर्ड स्टेप और सिक्स स्टेप वाला टैक्स है इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 80 में। क्वेश्चन कर पाओगे आप? ठीक है, ये थेरेटिकली समझना है पहले, तो उसका बाद इसका क्वेश्चन करना है, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका क्वेश्चन जरूर करने के आना। आई थिंक आपकी बुक में लास्ट क्वेश्चन है। और कोई डाउट किसी को? मन्नत, आई होप अभी आप ट्राई कर सकते हो। एक बार फिर से दोबारा ट्राई करना, मैंने कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किया है। कौन से चैप्टर का बन रही है? अच्छा चलो सब लोग समझ लो। और भी बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। तो आपके पहले तो जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें पेज नंबर 30 पे 10th पॉइंट है सैलरी में, एनुअल एक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एएसएफ एनपीएस इन एक्सेस ऑफ 7.5 lakhs। इसके साथ ही आप लिख लो
यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने, 9? इस चीज के साथ लिंक्ड है क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैंने आपको एक रूल समझाया 2.5 लाख वाला, कि अगर कोई भी पर्सन अपने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वैसे तो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, पर जो एक्सेस पोर्शन का इंटरेस्ट है वो क्या है, टैक्सेबल। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी एनुअल एक्रीशन हो रही है इंटरेस्ट में या डिविडेंड में ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 7,50,000 बाय एम्प्लॉयर also treated as perk in the hands of employee and thus taxable। ये एनुअल एक्रीशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये रूल बना कब था, 1 अप्रैल 20 में बना था। ठीक है, तो पहले तो 3 चीजें हैं। एक है एम्प्लॉय ने अगर आरपीएफ में, एसपीएफ में मोर देन 2.5 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किए तो इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस इज टैक्सेबल। ये रूल बना है 1 अप्रैल 21 से। सेकेंड, एम्प्लॉयर ने अगर आरपीएफ, एसपीएफ, सुपर एनुएशन फंड, एनपीएस, 80 सीसी में कंट्रीब्यूट किए मोर देन 7.5 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस इज टैक्सेबल। ये रूल बना है 1 अप्रैल 20 से। जैसे हम एलआईसी को हमेशा 10, 15, 20 ऐसे रिवाइज करते हैं ना, आने वाली 2-3 क्लासेस में मैं ये रूल भी बार बार रिवाइज करवाऊंगी कि जिसको भी ये टॉपिक वीक लग रहा है उसे ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब आपको जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, एम्प्लॉय को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना 2.5 लाख अलाउड है, इसका इंटेंट समझ आया, लॉजिक समझ आया कि जिन लोगों की सैलरी बड़ी ज्यादा होती है वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेव करने के लिए जानबूझ के पैसे कहां पर रख देते थे, आरपीएफ में रख देते थे। एक्चुअली में मेरे पास ऐसा जेन्युइनली एक क्लाइंट आया हुआ है जो रेमंड में काम करते थे, वो रेमंड का वाइस प्रेसिडेंट था। उसकी सैलरी करोड़ में थी, कहता आप मुझे टैक्स प्लानिंग करके दो, मैं मेरा एम्प्लॉयर को मैं जो बोलूंगा, ऑब्वियसली जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने खुद ही सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है, वो उसी तरीके से मेरी सैलरी डिजाइन करके दे देगा। आप बताओ मैं बेसिक पे कितनी लूं, एचआरए कितना लूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना लूं कि मुझे कम से कम टैक्स बेनिफिट देना पड़े। तो हम लोग टैक्स की प्लानिंग ऐसे करते थे कि उसका मेजर पोर्शन अलाउंसेस का जो एग्जाम्पशन मिल सकती है वो सारा एग्जाम्पशन ले ले, प्लस अगर पर्सन के कोई बेसिक एक्सपेंसेस नहीं है हम बहुत सारा पोर्शन पीएफ में कंट्रीब्यूट करवा देते थे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी क्या हो जाता था, एग्जाम। 1 अप्रैल 21 में ये लूपहोल खत्म हो गया। 1 अप्रैल 21 से अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर भी रहे हो उसका इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा, अब टैक्सेबल ही हो जाएगा। 1 अप्रैल 21 से पहले इसी से रिलेटेड एक और रूल आया था। सैलरी स्ट्रक्चर में एक और चीज क्या करते थे बच्चे, मान लो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूं, लेट से मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोल दिया कि मेरी वर्थ है 1 CR, मुझे सैलरी 1 CR मिलनी चाहिए। मैं इंटरव्यू देने गई और मेरे एम्प्लॉयर ने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे 1 करोड़ मिले। अब अगर मैं एम्प्लॉयर को बोलूं कि सर आप ऐसे करो, बेसिक पे रखो 50 लाख एंड इसका 12% आप कंट्रीब्यूट करना पीएफ में, 12% ही मैं कंट्रीब्यूट करूंगी पीएफ में, क्या आपको लगता है मेरे एम्प्लॉयर को इससे कोई प्रॉब्लम होगी? जब ये फाइनल हो गया उन्होंने मुझे 1 CR देना है, उसकी बाइफरकेशन में जो मर्जी कर सकते हो। तो हम वो टोटल इस हिसाब से बनाते थे, लोग प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग ऐसे करते थे कि वो 12% में ऑप्टिमाइज कर देते थे, और 50 लाख का 12% बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट क्या हो जाता था उनका, एग्जाम्प्ट हो जाता था। वैसे इस पर्सन को के ऊपर डायरेक्टली क्या सरचार्ज भी लगना चाहिए, 30% की स्लैब भी लगनी चाहिए, पर वो बहुत सारा पोर्शन किस में इन्वेस्ट करवा देते थे, पीएफ में। और पीएफ में क्या रूल है कि 12% तक की कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्या है, एग्जाम्प्ट है। इस लूपहोल को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने पहला रूल बनाया था 1 अप्रैल 2020 में। गवर्नमेंट कहती है आपका एम्प्लॉयर मैक्सिमम पीएफ में कितने पैसे डाल सकता है, 7.5 लाख।
तो चाहे एम्प्लॉयर मेरे पीएफ अकाउंट में पैसे डाल रहा है, चाहे सुपर एनुएशन फंड में पैसे डाल रहा है, चाहे 80 CCD में जो पेंशन स्कीम है उसमें पैसे डाल रहा है, मैक्सिमम मेरा एम्प्लॉयर 7.5 लाख से डाल सकता है। अगर वो इससे ज्यादा अमाउंट डालेगा तो इसका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं बात सबको समझ आई? तो पहले तो हमने आगे से रूल रिवाइज ही क्या करना है, हम रिवाइज करेंगे 2.5 लाख, 5 लाख एंड 7.5 लाख। एम्प्लॉय को आरपीएफ में कितने पैसे डालना अलाउड है, 2.5 लाख। अगर सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, उस केस में कितना अलाउड है, 5 लाख। एंड एम्प्लॉयर को सारी चीजों में मिला के टोटल कितना डालना अलाउड है, 7.5 लाख। एम्प्लॉय वाला रूल बना है 1 अप्रैल 2021 में, एम्प्लॉयर वाला रूल बना है 1 अप्रैल 2020 में। अब गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया, इसे प्रैक्टिकल अप्लाई करने पे आते हैं। लेट्स से ये पीएफ डिपार्टमेंट है, मैं हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाती हूँ, मेरा एम्प्लॉयर भी हर महीने मेरे पीएफ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता है। मैं 2016 से जॉब कर रही हूँ, तो 2016 से हम हर साल इसमें पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। एंड एवरी ईयर 31 मार्च को इसके ऊपर हमें क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। जो इंटरेस्ट है वो भी किस में चला जाता है, मेरे अकाउंट में ही चला जाता है। तो जो मुझे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है वो किस चीज के ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर। जो आपका इंटरेस्ट है वो भी फंड में ही चला जाता है, तो कंपाउंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस चीज के ऊपर कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। सिमिलरली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल पहले साल का, प्रिंसिपल दूसरे साल का, इंटरेस्ट पहले साल का, इन एंड हाँ इन तीनों चीजों के ऊपर किस क्या चीज की कैलकुलेशन होगी, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ऐसे होती रहेगी। अचानक से गवर्नमेंट ने 2020 में बोला कि जो भी कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से एक्सेस है उसका इंटरेस्ट क्या करना है, टैक्सेबल। अब फंड में हर साल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, तो वो जो एक्सेस पोर्शन है वो कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि जो 2020 में एक्स्ट्रा पैसे डाले थे उसका इंटरेस्ट, व्हाट आई मीन इज, लेट्स अज्यूम 1 अप्रैल 2020 को ये मेरा पीएफ अकाउंट है, 5 साल से मैं लगातार इसमें प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर साल हमें इस चीज के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये टोटल पैसे लेट्स एज्यूम अभी तक हो चुके हैं 50 लाख। ठीक है, फिर 2020 में मेरे एम्प्लॉयर ने इसमें 9 लाख रुपीस और डाल दिए, तो मेरे फंड का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 59 लाख। अब मुझे इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर मिलेगा, 59 लाख के ऊपर। जब हम टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो इस 59 लाख में से जो 57.5 लाख का इंटरेस्ट है वो तो क्या होना चाहिए, एग्जाम्प्ट। पर जो 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। समझ आई है ना बात? अगले साल क्या होगा, 2021-22 में क्या होगा, मेरे फंड में पहले बैलेंस था 59, मान लेते हैं 1 लाख का और इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल मेरे फंड का बैलेंस कितना बन गया, 60। अब अगले साल मुझे 60 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस मेरे एम्प्लॉयर ने 9 लाख और डाल दिए, तो मुझे टोटल किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, 69 लाख। एम्प्लॉयर को मैक्सिमम अलाउड कितना था, 7.5 लाख। तो जो एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं इसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। प्लस पिछले साल जो 1.5 लाख के पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट था, लेट्स अज्यूम दिस वाज 10,000, इसके ऊपर भी तो और इंटरेस्ट मिल गया मुझे, तो इस 10,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये भी क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। बात समझ आई है सबको? तो अब ये कैलकुलेट कैसे करें, जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो तो प्रिंसिपल देख रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है उनका सॉफ्टवेयर। हम कैसे कैलकुलेट करें कि एग्जैक्टली 7.5 लाख के बाद कौन सा अमाउंट है, क्योंकि तुम पीएफ अकाउंट में पैसे एकदम से तो डाल ही नहीं रहे, तुम हर महीने पैसे डाल रहे हो, तो ये कैलकुलेट कैसे करें। तो सीबीडीटी ने हमें एक फॉर्मूला दिया, सीबीडीटी कहता है कि इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। ये मैं फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर,
हाँ जी, ये देखो, मिस्टर एक्स एक कंपनी के सीएफओ हैं मुंबई में एबीसी लिमिटेड में। 1 सितंबर 22 से वो इस कंपनी के सीएफओ। उनकी बेसिक पे है 6 लाख पर मंथ। उनका डीए है 8%। वो अपनी सैलरी का 10% पे और डीए का 10% आरपीएफ में डाल देते हैं। एंड कंपनी भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट आरपीएफ में डाल देती है। उनके आरपीएफ का हमें फंड का बैलेंस बताया गया है कि 1 अप्रैल 2023 को फंड में कितने पैसे थे, 31 मार्च को कितने पैसे थे एंड 31 मार्च 2025 को कितने पैसे थे। आपसे पूछा जा रहा है क्या इसमें कोई भी पर्क टैक्सेबल है 17(2)(7) या 17(2)(7) ए सेक्शन में 24, 25 और 25, 26 के लिए। प्रायर टू 1 सितंबर 22 से पहले ये पर्सन एक कंसल्टेंट था और इसकी प्रोफेशनल फीस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल थी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वंशिका मुझे फिगर से बताओ। 1 अप्रैल 2023 को फंड का बैलेंस था 981,137,430,37 हाँ जी, अब हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, पर्सन के फंड का बैलेंस गिवन है मुझे 1 अप्रैल 2023 का, 1 अप्रैल 2024 का और 1 अप्रैल 2025। साथ में मुझे ये बताया गया कि पर्सन की सैलरी है 6 लाख पर मंथ। तो 6 लाख पर मंथ के बेसिस पे उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई, 72 लाख। फिर मुझे बताया गया उसे डीए मिलता है 8%। तो 72 लाख में 8% प्लस करके ही बता दो कितना आ गया, 77,76,000। एंड वो पीएफ में कंट्रीब्यूट कितना करता है इस चीज का, 10%। यही रूल बताया गया ना, इसका 10% वो क्या करता है पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। तो 2023-24 में इंप्लॉई ने पीएफ में कितने पैसे डाले, 777,600, राइट। एम्प्लॉयर ने भी कितने पैसे डाले, 777,600 प्लस इस सारे पोर्शन के ऊपर उसे कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा। ये इंटरेस्ट कितना मिला होगा ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपके पास फंड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ रहा है कितना, 7.07। इतना ही आ रहा है, बाकी सब भी चेक। सॉरी, प्लीज रिपीट। 26721। हाँ जी, प्लीज कोई और भी चेक कर लो। सेम अमाउंट आ रहा है सबका, मेरे को डबल बनना। इन सबको प्लस करोगे ये आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। 24-25 में फिर से क्या हुआ, एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले, 777,600। एम्प्लॉयर ने भी फंड में कितने पैसे डाले, 777,600 प्लस इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जुड़ गया। ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये आ गई फाइनल अमाउंट। 350,307, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें स्पेशली बताया कि ये पर्सन पहले बिजनेस करता है, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से पहले तो इसका पीएफ अकाउंट था ही नहीं। इसका पीएफ अकाउंट ओपन ही कब हुआ है, जब ये इस साल से जॉब करने लगा है, तब से इसका ये अकाउंट ओपन हुआ है। इस तरीके से इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो जो भी एम्प्लॉयर ने मोर देन 7.5 लाख की कंट्रीब्यूशन की है, जो इंटरेस्ट 27,600 की वजह से मिला है, वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। इतनी बात समझ आती है ना सबको। 27,600 पता चल गया कैसे आया।
टोटल एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं 777,600। एम्प्लॉयर को अलाउड कितने थे 7,50,000। जो भी एम्प्लॉयर ने पैसे 7,50,000 से ज्यादा डाले, इस पोर्शन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट क्या होना चाहिए टैक्सेबल। डू यू एग्री? इतनी बात सबको समझ आई है? ऐसे ही सेकेंड ईयर जो लेट्स से दिस इंटरेस्ट इज ए, जो ए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है प्लस 27,600 के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, ये सारा इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए टैक्सेबल। पहले साल एम्प्लॉयर ने ज्यादा पैसे डाले वो भी टैक्सेबल है, दूसरे साल जो पिछले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिला और 27,600 एम्प्लॉयर ने और ज्यादा डाल दिए, तो जो इस टोटल पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट मिला वो भी क्या होना चाहिए टैक्सेबल। इतनी बात सबको क्लियर है? अब अगर मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो सारा काम सॉल्व हो जाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 206721, ठीक है। प्रिंसिपल हर महीने ही चेंज हो रहा है, हर महीने एम्प्लॉय पैसे डालता है, हर महीने एम्प्लॉयर प्रिंसिपल डालता है, तो प्रिंसिपल क्या हो रहा है हर महीने ही चेंज हो रहा है। तो सीबीडीटी बोलता कि आप ओपनिंग प्रिंसिपल एंड क्लोजिंग प्रिंसिपल का एवरेज ले लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है, टाइम क्या है एक साथ। तो अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है, एवरेज प्रिंसिपल आप कैसे लोगे वो भी ध्यान से सुनो, एवरेज प्रिंसिपल कैसे आएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग प्रिंसिपल। फंड में स्टार्टिंग में कितने पैसे थे 981127 एंड क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना होगा इन तीनों का टोटल, यही होगा ना। जो ओपनिंग प्रिंसिपल था प्लस एम्प्लॉयर के पैसे प्लस एम्प्लॉय के पैसे, ये तीनों का टोटल क्या बन जाएगा क्लोजिंग प्रिंसिपल। तो ओपनिंग प्रिंसिपल और क्लोजिंग प्रिंसिपल का अगर मुझे एवरेज मिल जाए तो अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करूं। 1758 एवरेज है 1758 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 206721, तो अब रेट निकाल लोगे सब लोग 206721 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। पहले साल का आपके पास इंटरेस्ट का रेट कितना आ गया, क्या सबको समझ आया है? पहले रूल समझना है, पहले रूल बनाने का कारण समझना है, क्यों बना ये रूल, फिर तो रूल समझ आएगा, फिर ये फॉर्मूला समझ आएगा। सबसे पहले रूल बना के जो भी लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती थी वो टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने बहुत सारे पैसे पीएफ अकाउंट में डाल देते थे। गवर्नमेंट ने पहली बार इस चीज के ऊपर चेक किया 1 अप्रैल 2020। अगर एम्प्लॉयर सारी चीजों में मिला के आरपीएफ सुपर एनुएशन फंड एनपीएस सब में मिला के 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो इसका इंटरेस्ट सारा ही टैक्सेबल है, ना कि सिर्फ 9.5%, सारा ही टैक्सेबल है। देन 1 अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट एक स्टेप आगे चलेगी, कहते हैं अगर एम्प्लॉय भी 2,50,000 से ज्यादा डालेगा, यार कोई बंदा एक साल में 2,50,000 से ज्यादा आरपीएफ में डाल रहा है मतलब वो मिडिल क्लास तो है नहीं, वो अपनी नेसेसिटीज पूरी कर पा रहा है, तो कहता है 2,50,000 के एक्सेस पोर्शन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट है वो सारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अब उसके बाद पॉइंट है, गवर्नमेंट कहती है हम कैलकुलेट कैसे करें, तो आपको क्वेश्चन में फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, फंड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अब सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल इंटरेस्ट मिला कितना। मैंने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, मैंने ओपनिंग प्रिंसिपल में ऐड कर दिया एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले हैं, एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं, तो डिफरेंस फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी इंटरेस्ट को। अब अगर मुझे ये भी पता है कि कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल है, जो इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर मिला है 27,600 के ऊपर मिला है, वो इंटरेस्ट क्या है टैक्सेबल है। ये इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मुझे ये पता है कि इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल हर महीने ही चेंज हो रहा है तो उन्होंने सिंपल बोल दिया एवरेज प्रिंसिपल ले लो। एवरेज प्रिंसिपल क्या होगा ओपनिंग प्रिंसिपल एंड क्लोजिंग प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्रिंसिपल तो आपको गिवन ही है जो फंड का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग प्रिंसिपल क्या हुआ ओपनिंग प्रिंसिपल प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां से आप लोगों ने क्या पता कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपके पास आ रहा है 11.75%। अब जो 27,600 के ऊपर 11.75% होगा ये क्या हो जाएगा टैक्स डिवाइडेड बाय 2, उसे भी फर्दर डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि ये 27,600 भी एम्प्लॉयर ने एक ही दिन में तो नहीं डाला ना, टुकड़ों में डाला।
दिस वुड बी द टैक्सेबल पोर्शन। ठीक है, इसे एक बार देखते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाया कैसे। देखो पहले फॉर्मूला ही समझो, अब फॉर्मूला समझ आएगा। उन्होंने बोला टीपी, टीपी इज इक्वल टू टैक्सेबल पोर्शन। टैक्सेबल पोर्शन हमारी भाषा में क्या है, 27,600 के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या है, टैक्सेबल पर्क। तो टीपी इज टैक्सेबल पर्क। टैक्सेबल पर्क मतलब जो 7.5 लाख का एक्सेस पोर्शन है उसका इंटरेस्ट। पीसी, पीसी का मतलब क्या है, कहते टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर। पीसी का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मोर देन 7.5 लाख। जैसे कि करंट क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, 27,600। तो 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहते क्या है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एफएवीजी। एफएवीजी क्या है, कहते एफएवीजी है कितना बैलेंस था आपके अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 को, प्लस कितना बैलेंस था 31 मार्च 2025 को। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में से क्या बोल दिया, ओपनिंग प्रिंसिपल, इसे क्या बोल दिया, क्लोजिंग प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 2। तो एफएवीजी इज बेसिकली एवरेज प्रिंसिपल। पता है इन्होंने क्या सोच के ये वर्ड बनाया, एफएवीजी से वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो एफएवीजी से एवरेज प्रिंसिपल ही बताना चाह रहे हैं। अब ये आसान लग रही है ये चीज, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का उन्होंने फॉर्मूला बताया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। ये तो हमें पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। वो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया। तो टैक्सेबल पोर्शन, टैक्सेबल पर्क कितना आ गया, प्रिंसिपल जितना ज्यादा था 7.5 लाख से, जो कि करंट क्वेश्चन में था 27,600, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले साल तो यहीं पे ही रुक जाना। अब दूसरे साल क्या हुआ, कहते दूसरे साल क्या होगा, साथ में आप ऐड कर देना PC1। PC1 का मतलब क्या है, कहते 1 अप्रैल 2020 के बाद पिछले साल 7.5 लाख से कितना ज्यादा था। ठीक है, पिछले साल का TP1 क्या था, इसका जो इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंडिंग हो रही है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले साल के लिए तो मैं पर्क कैसे निकालूंगी, 27,600 का जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, पर्क बन जाएगा। लेट से पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1621.4। अभी पहले साल का इंटरेस्ट आया 1621। अब दूसरे साल का टैक्सेबल वर्क हम कैसे निकालेंगे, दूसरे साल 27,600 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला प्लस जो इस पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल में क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने कितने पैसे ज्यादा डालने हैं, 27,600, जो उसका इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है, प्लस पिछले साल के पैसों के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, पिछले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो भी क्या बना दिया उन्होंने, टैक्सेबल बना। आई होप अभी समझ आया है। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट ये नहीं है जो तुम कर रहे हो 11.75, अगले साल फिर से इंटरेस्ट का रेट निकलेगा। इंटरेस्ट अब ये है, ओपनिंग प्रिंसिपल ये है, क्लोजिंग प्रिंसिपल ये है। तो इंटरेस्ट का रेट हर साल नया निकलता है, इंटरेस्ट फिक्स थोड़ी है कि गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट देगी, हर साल इंटरेस्ट का रेट दोबारा निकलेगा। समझ आ गया, पेपर में छोड़ के जाना कराना जरूरी था। अगर इसका कोई थ्योरी क्वेश्चन आए, कोई लॉ बेस्ड क्वेश्चन आए कि लॉ बना किस इंटेंट से है, फॉर्मूला तुमने समझ के सिर्फ अप्लाई करना है ताकि तुम केस स्टडी को सॉल्व कर सको। पर इसका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये काम सॉफ्टवेयर करता है। मैंने तुम्हें समझा दिया, समझाना जरूरी था, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कैपिटल गेन की एग्जाम्पशंस, PGBP और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, हम इतना सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन, ये देखो, ये 27,600 तक तो सब लोग ही पहुंच गए थे। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 11.1 आ रहा है, हमारा कितना था 11.7। अभी देखते हैं क्यों है, इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट इतना ही था हमारा 206711,
तो एक तो हमारा यहाँ पे क्लरिकल एरर है, ये इंटरेस्ट 206711 है, आप लोगों ने मुझे 206721 बताया है। एवरेज प्रिंसिपल सेम था हमारा, इतना ही था तुम्हारा डबल वन। एवरेज प्रिंसिपल किसी ने लिखा है, यही था ना एवरेज प्रिंसिपल, ये चेक कर लो एवरेज प्रिंसिपल। ये देखो इन्होंने एवरेज प्रिंसिपल यहाँ पे कैलकुलेट किया, ओपनिंग प्रिंसिपल 981137, जो कि अमाउंट ही गलत है, यहाँ पे हमने 2 लिख रहे हैं। हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे भी 27 मैंने तो 37 लिखा, बट ठीक है। हाँ, एवरेज प्रिंसिपल इज ये वाला प्रिंसिपल प्लस ये वाला, फंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। एवरेज प्रिंसिपल हमने ये दोनों कितने ऐड किए, इंटरेस्ट ऐड नहीं किया। एवरेज प्रिंसिपल इज ओपनिंग प्रिंसिपल एंड क्लोजिंग प्रिंसिपल का एवरेज। इसे समझाना जरूरी था ताकि तुम्हें फंडा समझ आए कि ये 2.5 लाख का रेलेवेंस क्या है, 7.5 लाख का रेलेवेंस क्या है। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, क्वेश्चन तुम स्किप करके जा सकते हो। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। अभी वंशिका मैच कर रही है हमारी, तो हो जाएगा सॉल्व, 11 ठीक है। अपने रेफरेंस के लिए ये जो तुमने चार्ट बनाया है यहाँ पे, ये पॉइंट सबको समझ आया ना कि एम्प्लॉय को आरपीएफ और एसपीएफ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितनी अलाउड है, 2.5। नहीं तो जो एक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये रूल बना कब है, 1 अप्रैल 2000, एम्प्लॉयर के लिए बना 1 अप्रैल 2020। उसको सारी चीजों में मिला के कितना अलाउड है, 7.5। नहीं तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब इसका फॉर्मूला भी मैं लिखवा देती हूँ थ्योरी क्वेश्चन और केस स्टडी के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं नहीं लिखवा रही। टीपी टैक्सेबल पर is equal to principal into rate of interest। ईयर 1 का, ईयर 2 का टैक्सेबल पर इज इक्वल टू प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल अपॉन 2 है, प्लस ईयर 1 का प्रिंसिपल प्लस टैक्सेबल पोर्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिले। फॉर्मूला समझ आ गया ना आप सबको कि उन्होंने बनाया कैसे। इंटरेस्ट कैलकुलेट खुद कर पाओगे, फंड का ओपनिंग प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस क्लोजिंग प्रिंसिपल, आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल को वो पता नहीं क्यों एफएवीजी बोल रहे हैं। मेन है पी। पी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है एम्प्लॉयर ने जो भी पैसे कंट्रीब्यूट किए मोर देन 7.5, ये लॉ है, इतना इंपॉर्टेंट। और कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं। अब आते हैं फाइनली आज के टॉपिक पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी प्लीज सब लोग ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज हम विद प्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन उसी नियत से पढ़ना है। उन्होंने हमें क्वेश्चन ये बोला, हमें टोटल इनकम निकालनी है, इंडिविजुअल की कैलकुलेट करनी है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। तो अब मुझे क्वेश्चन सिर्फ किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है,
ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं ऐसे लगा लो, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और हम रीडिंग टाइम में देख रहे हैं कि हम पेपर में क्या क्या चीजें मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर वाई का बिजनेस है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट गिवन है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसा पॉइंट तो नहीं आए। नेट प्रॉफिट है उनका 11,20,000। कहते जो नेट प्रॉफिट है इनके पीएनएल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया हुआ है कुछ यूपीआई की इनकम, कुछ डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और कुछ हॉर्स रेसेस का इंटरेस्ट। सारे अमाउंट पहले से ही क्रॉस कर रखे हैं, इसका मतलब कि इन सारी चीजों के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा? यूटीआई के यूनिट पर कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होता है? डिबेंचर्स के ऊपर कितना डिडक्ट होता है अगर इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा हो? लॉटरी हॉर्स रेसेस अगर 10,000 से ज्यादा हो कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा? पर ये सारी इनकम्स हैं कौन से हेड की? उसके बाद हमें पता चला सम स्टॉक इज omitted टू बी इंक्लूडेड। हम ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ ऐड करना भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ऐड करना भूल गए। तो अगर मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड आता है, एक्सपेंस कम लिखा हुआ है, अब उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंस लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने कम लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड आता है, इनकम कम लिखी हुई है, तो इसे क्या करेंगे? ये सारा काम हमने क्वेश्चन पेपर पे ही करना है, ताकि जब हमें आंसर शीट मिले हम सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकें। 1,00,000 रुपीज डेबिट हो रखे हैं पीएनएल में, जो कि हमने कंट्रीब्यूट की हैं एक यूनिवर्सिटी को, जो कि अप्रूव्ड और नोटिफाइड है सेक्शन नंबर 35 में। तो ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है, क्या डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च ओल्ड स्कीम में अलाउड है? Yes. अगर न्यू स्कीम का क्वेश्चन होता नहीं अलाउड होता, तो सेक्शन 35 अलाउड है। कहते हैं सैलरी में 20,000 रुपीज पे किए हैं हमने, उसने अपने ब्रदर को, जो कि अनरीजनेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ 2500। क्या आ रहा है दिमाग में? 48(2). पीजीबीपी में प्लस बना के हमने 4 रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस लिखी थी। पहला लिखा था 40A, किसी का टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे तो रेजिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ, नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ। 48(2), अगर रिलेटिव को आर्म लेंथ से ज्यादा की पेमेंट करोगे तो जो एक्सेस पोर्शन है वो डिसअलाउड है। 48(3), अगर 10,000 से ज्यादा कैश की पेमेंट करोगे तो होल ही डिसअलाउड है। एंड 40B पार्टनर रेम्युनरेशन। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस में 15 पैकेट्स ड्राई फ्रूट के 1,000 रुपीज का एक पैकेट है, हमने अपने कस्टमर्स को दिया है। क्या रहा है आपके दिमाग में? अच्छा, अगर दिमाग में कोई सेक्शन नहीं आ रहा तो कौन सा सेक्शन सोचना होता है? 37 के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ये अलाउड होना चाहिए नहीं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है यार, मैंने अपने कस्टमर्स को ड्राई फ्रूट के पैकेट्स दिए हैं न्यू ईयर पे, दिवाली पे, बिजनेस की प्रमोशन के लिए दी। इट इज एन अलाउड एक्सपेंस, ठीक है। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते थे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। कहते हैं कार के एक्सपेंसेस है 78,000। कार बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज होती है, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होती है। 3/4 जो है वो क्या है? बिजनेस के एक्सपेंस। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस तो क्या होंगे? डिसअलाउड सेक्शन। 8th पॉइंट पढ़ के बताओ क्या होगा। सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि हम 48(3) के बारे में सोचें, हम 48(3) में सोचेंगे, पर उन्हें बोल देंगे कि इसका इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अलाउड है। 48(3) में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को 35,000 तक की पेमेंट अलाउड है। डेप्रीसिएशन बुक्स में आ रखी है 55,000, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड है 50,000। तो जो अकाउंट्स में आपने डेप्रीसिएशन लिखी हुई है वो एड बैक कर देंगे, इनकम टैक्स की डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। ड्रॉइंग्स आ रही हैं, अगेन पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, इसे भी क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट की हुई है एनएससी में, क्या रहा है दिमाग में? एटीसी। पहले तो प्लस कर देंगे क्योंकि ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है, बाद में हम क्या दे देंगे? एटीसी। तो पहले तो अभी आपको क्वेश्चन में कौन कौन से हेड की इनकम दिख रही है, क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करो। 2 ही हेड्स आ रहे थे, एक पीजीबीपी और एक अदर सोर्सेस। ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हम विद प्रेजेंटेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटेशन ऑफ
क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बोला कि ये सारी मिस्टर वाई का बिजनेस है, एनालिसिस है ट्रेडिंग एंड P&L का। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड इन द बुक्स। उसने P&L में ये डेबिट कर रखा है। जैसे ड्राइंग्स उन्होंने बोला P&L में डेबिट कर रखी है, इसलिए हमने एड बैक की ना। वैसे ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसकी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का एक्सपेंस तो है नहीं। तो पीजीबीपी में तो क्या करेंगे, एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे, पर बाद में 80C की रिडक्शन दे देंगे। अगर यहाँ पे डेबिटेड ना लिखा होता फिर सिर्फ 80C की रिडक्शन देते। मान लो यहाँ पे डेबिटेड ना लिखा होता, पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा होता कि ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज है, उसका मतलब कि ऑब्वियसली सब कुछ डेबिट हो चुका है। ठीक है। computation of total income of Mr. Y for assessment year 25-26 under normal provisions। ऑप्ट आउट कर रहे हैं सेक्शन 115 बीस। पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन से हेड है। सीक्वेंस में ही चलेंगे, सैलरी हेड है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, तो पहली लाइन ही हमारे पास क्या बन गई, इनकम अंडर द हेड पीजीपी। हमें गिवन है नेट प्रॉफिट एज पर P&L। नेट प्रॉफिट गिवन है 11,20,000। हमेशा आप पहले इनकम साइड देखोगे, बाद में एक्सपेंस साइड। तो इनकम साइड के बेसिस पे आप लोग लिखोगे कि हम माइनस कर रहे हैं इनकम ऑफ अदर हेड्स। जो और हेड्स की इनकम्स है वो यहां से माइनस हो जाएंगे। अगर हमें P&L बनाता तब भी हम हमेशा पहले इनकम साइड देखते हैं, बाद में एक्सपेंस साइड। अब इनकम साइड में ये 3 इनकम्स है अदर हेड्स की। यूटीआई का इंटरेस्ट है 22,000। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है 17,500। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस है ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड। जो जो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है पर डेबिट हो रखे हैं वो सारे हम कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नंबर आपको लॉ लिखने के मिलने हैं, तो सारे पॉइंट्स को हम ध्यान से करेंगे। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक 8,000 का। तो हमने पहले से ही ट्रीटमेंट लिख रखा है कि ओपनिंग स्टॉक हमने क्या करना है, माइनस। क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड कर देंगे जो कि ओमिटेड है। क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड है 12। उसके बाद सेक्शन 35 में जो रिडक्शन दी है, डोनेशन दी है, वो तो अलाउड है ओल्ड स्कीम में, तो सिर्फ हम इसका रेफरेंस डाल देंगे, डोनेशन टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 35 अलाउड अंडर ओल्ड स्कीम। और अमाउंट में लिखेंगे निल। बिल्कुल ऐसे प्रेजेंटेशन चाहिए, हर एक स्टेप की मार्किंग है। तो चाहे तुम प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहे हो, उसका रीजन लिखना है। नेक्स्ट, सैलरी में 20,000 रुपीज दिए हैं ब्रदर को अंडर सेक्शन 40A2 unreasonable amount paid to brother is disallowed। और ब्रदर की अनरीजनेबल अमाउंट है कितनी, 2,500। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इसका भी रीजन लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस
being incurred for business purpose is allowed। मतलब आपका 4-5 पेज का आंसर बनेगा आराम से, प्रॉपर रीजन देते रहें हर चीज का। नेक्स्ट, कार के एक्सपेंसेस है 78,000, जिसमें कि 3/4 जो है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो अंडर सेक्शन 37 पर्सनल expense of car are disallowed। कार के टोटल एक्सपेंसेस थे 78,000, 78,000 डिवाइडेड बाय 4, समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट 48(3) में ट्रांसपोर्टर को 30,000 पे किया है कैश में। तो अंडर सेक्शन 48(3 in case of transport operators cash payment up to 35,000 is allowed। तो ये भी अमाउंट क्या आ जाएगा? नहीं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डेबिटेड एड बैक हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट, ड्राइंग्स और एनएससी में सेविंग्स है, आसान था क्वेश्चन। ड्राइंग्स 10,000 की ऐड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 15,000 की ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी आपके पास इनकम अंडर द हेड पीजीबी। टोटल इनकम पूछा उन्होंने, तो सेकेंड कैटेगरी इनकम अंडर द हेड 800 है। सेम आ रहा है। नेक्स्ट है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, 3 इनकम्स थी अदर सोर्सेस में। यूटीआई का इंटरेस्ट था 22,000, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था 17,500, हॉर्स रेस की विनिंग थी। तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आ गई हमारे पास, तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C में जो एनएससी में सेविंग की है, एनएससी की सेविंग थी 15,000 शायद, 15,000। कल मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी, हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम पहले प्रेजेंटेशन वाला पार्ट करेंगे, परसों सब कुछ ही आपने करना हो। समझ आया सबको?
यही आ रहा है आंसर हमारा 1161। दे दो। उन्होंने अलग अलग शीट्स बनाई, उन्होंने टोटल इनकम की अलग शीट बनाई, पीजीबीपी का अलग वर्किंग नोट बना दिया, अदर सोर्सेस का अलग। हमने एक ही क्वेश्चन में किया और हम पेपर में भी एक ही क्वेश्चन में करेंगे, एक ही स्टेटमेंट। ठीक है ना सबको, ये समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? क्लबिंग थोड़ी है, क्लबिंग कोई ना वाइफ की इनकम गिवन है ना बच्चों की इनकम गिवन है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा कि देखो क्वेश्चन में क्या कुछ पूछ लिया, टोटल इनकम बतानी है, टैक्स बताना है, एडवांस टैक्स भी पूछ लिया साहब। एडवांस टैक्स की कितनी ड्यूटी बनती है, विच मेक्स दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वैसे एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, पर कुछ केसेस में एडवांस टैक्स की ड्यूटी बनती नहीं है ना। कब नहीं बनती एडवांस टैक्स की ड्यूटी? नहीं, अगर किसी का एडवांस टैक्स 10,000 से कम है, अगर 10,000 से कम हो तो एडवांस टैक्स देना ही नहीं पड़ता। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसको सिर्फ पेंशन वगैरह की इनकम है, वो बिजनेस नहीं करता, तो उसके ऊपर भी एडवांस टैक्स के रूल लगते ही नहीं है। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, अगर एडवांस टैक्स यहाँ पर 10,000 से कम बन रहा होगा तो उन्होंने पूछा एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन है या नहीं है। एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि बिजनेस नहीं कर रहा, इन केसेस में हम लोग कहेंगे कि एडवांस टैक्स की ड्यूटी नहीं बनती। याद है ना सबको, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अगर कोई प्रिजम्पटिव इनकम में रिटर्न फाइल कर रहा है, क्या तब भी एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? नहीं, फिर तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट होती है। वैसे एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स है, पर प्रिजम्पटिव इनकम के केस में एक ही इंस्टॉलमेंट है। देखो जी, बाला मुरुगन ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है 31 मार्च 25 ईयर एंडिंग के लिए। एक उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, पीजीबीपी हेड से रिलेटेड आ गया। एक उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लॉटरी विनिंग अदर सोर्सेज की इनकम है। पीजीबीपी में एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस भी है, सैलरी हेड की इनकम भी है, और कैपिटल गेन भी है। सारा कुछ ही करते हैं और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कौन सी चीज तुम्हें लगता है कि मैम ये तो काट के अलग रख दो, इसका कोई का फायदा ही नहीं होगा? क्योंकि न्यू स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, तो इसे तो अलग ही रख देंगे। अब उसके बाद सारे हेड में एक एक ही इनकम है, पर पीजीबीपी में दो आ रही हैं। एक आ रही है पीजीबीपी में स्पेक्यूलेटिव इनकम, एक आ रही है पीजीबीपी में। तो क्या टेक्सटाइल का लॉस स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है? स्पेक्यूलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव के साथ एडजस्ट हो सकता है, पर कोई और तो स्पेक्यूलेटिव के साथ एडजस्ट हो ही सकता है। तो हम 135 को 1 लाख के साथ एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद भी बिजनेस का लॉस हमारे पास कितना बच जाएगा? 35,000। अब बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। नहीं, कैपिटल गेन के साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कैपिटल गेन सिर्फ कैपिटल गेन के साथ हो सकता है, बट कैपिटल गेन के साथ तो कोई भी और हो सकता है। तो हमने इसे एडजस्ट करना है, इसे हमने एडजस्ट करना है इसके साथ और इसके साथ। बाकी सारा अब इस यहां से आपको प्रेजेंटेशन की सीक्वेंस मिलेगी कि मैंने अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। इतना का काम अगेन आपको क्वेश्चन पेपर में करना पड़ेगा। हेड लिख लो, कौन कौन सा हेड अप्लाई हो रहा है। जो इंट्रा हेड है उतना क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करोगे, फिर सही तरीके से इसे प्रेजेंट कर पाओगे। अब देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी बालामुरुगन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। amount
सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसके साथ तो कुछ एडजस्ट ही नहीं हो रहा, तो सैलरी की टोटल इनकम ही लिखते हैं। हमारे पास आ रही है, वर्ड है कंप्यूटेड, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है ना, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो रही, तो 2,70,000 की सैलरी आ। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ 15,000 can't be set off with other heads. Income under the head PGBP, स्पेक्यूलेटिव इनकम है उसकी 1 लाख की, इसमें से माइनस कर देंगे टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस 1 लाख का, तो पीजीबीपी की नेट इनकम कितनी रह गई, नहीं। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 35,000 का जो लॉस बचा वो हम सेट ऑफ कर रहे हैं विद लॉन्ग टर्म कैपिटल के। उसके बाद इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, उन्होंने हमें इनकम बताई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है शायद, यस 112 की इनकम है 70,000 की, इस 70,000 में से माइनस कर देंगे टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस 35,000 का। क्वेश्चन में उन्होंने टैक्स भी निकालने को बोला है, तो 112 की इनकम के ऊपर टैक्स किस रेट पे कैलकुलेट करेंगे, 12.5%। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेल 22 जुलाई के बाद है, अदरवाइज उससे पहले क्या थी, 20%। क्या, कोई भी assumption लगा सकते हैं। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेज में भी उसकी एक इनकम गिवन है लॉटरी विनिंग ग्रॉस। ये ग्रॉस का मतलब क्या है, कैजुअल इनकम में टीडीएस कम डिडक्ट होता है 10,000 के बाद, कितने परसेंट होता है, 30%। ये आ गई हमारे पास इस पर्सन की टोटल इनकम। नहीं आ रहा है, यस। क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं, पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पहली शीट बनी इनकम कैलकुलेट करने की, दूसरी शीट बनेगी अब, मैं देखो एसएमबी 50 नंबर का है, मुझे आज पता नहीं क्यों अचानक से सुबह ख्याल आया कि एसएमबी 50 नंबर का, इनकम टैक्स भी 50 नंबर, कोई बात बनी कोई बात ही नहीं बनी, क्या है मतलब, कहाँ इनकम टैक्स कहाँ एसएम, कोई आसपास तो होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ, मेरी डॉटर अभी ना नया नया ये वर्ड, तो उसे सेंस आ गई है इस चीज की, तो वो बोलते हैं कोई बात बनी मम्मा, लेकिन ये कोई बात बनी है कि टैक्स और उसकी इक्वल वेटेज है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान से कैलकुलेट करो, छोटी छोटी चीजों की गलती हो सकती है, तो आप लोग ही करो। हम एज्यूम करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, एक मिनट में सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा मैच करे। 20% एज्यूम करेंगे सब लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो मैच विद द सजेस्टेड आंसर, अदरवाइज दोनों ठीक है।
हाँ जी, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। नहीं, पहले हमें 115 बीबी पे भी करना पड़ेगा। 115 बीबी कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा 30%, विच इज इक्वल टू 1,50,000। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग इनकम बची है 3,05,000। उस 3,05,000 में से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 35,000। अनएग्जॉस्टेड बेसिक इनकम का 20%। ठीक है कि नहीं? नहीं होना चाहिए था क्योंकि 30,000 की आई ना वो 270,000 के 5,000 की हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन मिलती है। 3 लाख में से 270 यहाँ पर एडजस्ट हो गई, तो बेसिक एग्जाम्पशन बची कितनी? 30,000। तो 35,000 में से 30,000, अच्छा 30,000 माइनस करके मुझे लगा तुमने ये इज इक्वल टू के बाद 50,000, तो हमारे पास यहाँ पे क्या अमाउंट रह गई? 1,000। ठीक है ना? सैलरी के ऊपर टैक्स कितना आ गया? तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी है इसकी? माइनस टीडीएस ऑलरेडी कितना डिडक्ट हो चुका होगा? 31। तो टैक्स पेएबल कितना है? प्लस 4%। ऐसा ही होगा ना? थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर 4% प्लस करना चाहिए। ऊपर होगा 4%, पहले लगेगा, बाद में 150 का बेनिफिट मिलेगा। अमाउंट आएगा 1,57,040। अच्छा, माइनस 1,42,7,042। हाँ जी, सबको क्लियर है? कितने लोगों का टैक्स लायबिलिटी ठीक था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं? क्योंकि एडवांस टैक्स कितना है? 10,000 से कम का, विच मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी स्पेशल। देयर इज नो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा कंक्लूजन है हमारा, नो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन। जब तुम्हें पता हो कि तुमने उनका मेन पॉइंट कैच कर लिया है, उसे अच्छे से हाईलाइट करो। नो ऑब्लिगेशन एज मैंने के पेपर में स्पेशली स्क्वायर आती थी, जो मेरा फाइनल आंसर होता था सब कुछ करने के बाद एंड में। अगर वो सही है तो जरूर करके आओ। ठीक है, ओके जी। अब इस के साथ एक लाइन लिख लो, ऑलवेज कैलकुलेट एडवांस टैक्स देते। और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑलवेज कैलकुलेट एडवांस टैक्स पेएबल। एडवांस टैक्स का आपने पेएबल पोर्शन निकालना है। पेएबल पोर्शन कैसे निकलता है? टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कर देते हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। टैक्स पेएबल
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं आज। ये डिस्कस करें, आप लोग घर पे प्रेजेंटेशन के हिसाब से खुद करके आना, ठीक है? करके आएंगे ना सब? 15-15 पेज रिवाइज हो रहे हैं 1 आवर में, कितना रिवाइज हो रहा है? 15 पेजेस की 10 पेजेस? 10 ही हो पा रहे हैं? क्वेश्चन भी सॉल्व होता है उसमें या पूरा 1 आवर लग जाता है सिर्फ रिवाइज करने में? रिवाइज करने में ही लग जाता है। आज टारगेट करो 12 पेजेस, हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। मैंने ना एक बहुत अच्छी वीडियो देखी थी, कहते ये तो पता ही है इंटर का पेपर लेंदी आएगा, जैसे फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर पता ही है लेंदी आएगा। मैं बच्चों को बोलती हूँ, उन्हें लगता है मैं वैसे ही बोल रहे हैं, बट अब आप पेपर क्लियर कर चुके हो, आपको पता है कि पता ही है पेपर लेंदी आएगा। अब लेंदी पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? एक तो अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, पर राइटिंग स्पीड की एक लिमिट है ना, मैं कितनी बढ़ा सकती हूँ? तो मुझे किसी वीडियो में सुनने को मिला कि तुम्हें अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक राइटिंग स्पीड एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है। अब फिर मैं और क्या कर सकती हूँ पेपर की स्पीड बढ़ाने के लिए? तो अब से ना आप लोग टारगेट करोगे कि 1 आवर में हम 12 पेजेस अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हैं। आज का आपका टारगेट होगा 12 पेजेस पढ़ के आना। सीक्वेंस में ही चलो, अगर जो बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो टेस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बाकी सारे स्टार्टिंग से ही चलो। रेजिडेंशियल स्टेटस तक पहुंच चुके हो गया, अगले 12 पेजेस करो। प्लस क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने अब खुद सॉल्व करके आना है। इट शुड टेक यू 20 to 25 मिनट्स। डिस्कशन हम अभी करेंगे, आप विद प्रेजेंटेशन इसे सॉल्व करोगे। मिस्टर राजीव की एज है 50, ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ये सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें इनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन। इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डायरेक्ट अप्रोच। हम जो भी इस हेड की इनकम होंगी उनको ऐड करते रहेंगे और बाकी सब चीजें माइनस करते रहेंगे। क्वेश्चन के एंड में बोला गया हमें, एक तो ये पर्सन बुक्स कैश बेसिस पे बना रहा है, ऑब्वियसली अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, कैश बेसिस पे बुक्स बन रही हैं, हमें इसकी टोटल इनकम निकालनी है, एज्यूमिंग दैट ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो हमें ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग इस पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, इररिलेवेंट। प्रोफेशनल सर्विसेज से जो फीस मिली है, ग्रॉस फीस है 59,38,000, कौन से हेड की इनकम बन जाएगी? हमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछा, पर अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछा होता तो प्रोफेशनल सर्विसेज में यहाँ ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ है, इसका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ होता? 10%। कौन से सेक्शन में? 194 जे। रेंट कौन से हेड की इनकम बनेगा? ये सीधा क्या बनेगा? अभी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, अगर म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में आएगा तो वो भी माइनस कर। मोटर कार का लोन लिया है कैनरा बैंक से 9% पर एनम पे 2,50,000। अब अगर जो कार है वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो जो लोन का इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा या नहीं होगा? होगा। पर अगर जो कार है वो पर्सनल पर्पस के लिए है, फिर उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो हमें इसका इंटरेस्ट का आगे जाके पता चलेगा कि कार पर्सनल पर्पस के लिए है कि बिजनेस पर्पस के लिए। ये सारी आ गई इसकी रिसीट्स। अब आते हैं पेमेंट साइड। स्टाफ की सैलरी और बोनस बिजनेस का एक्सपेंस है, अदर एडमिन एक्सपेंसेस बिजनेस का एक्सपेंस है, ऑफिस का रेंट बिजनेस एक्सपेंस है, हाउसिंग लोन रीपे किया है। ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है, कहते टोटल लोन हमने रीपे किया है 1,88,000 का, जिसमें से इंटरेस्ट पोर्शन है 88,000 का। तो क्या कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? 24। क्या कुछ आ रहा है? वेरी गुड। डिडक्शन मिलेगी और डिडक्शन दो चीजें आ रही हैं, एक तो जो होम लोन का प्रिंसिपल है वो तो कहाँ चला जाएगा? एटीसी में। और हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पेड आ रहा है 88,000। ये कितना अलाउ होगा आगे जाके देखते हैं, उन्होंने हमें कहीं नहीं बताया लोन किस पर्पस के लिए लिया है। ठीक है, हमें पता ही ना किस पर्पस के लिए लिया है। अगर जो लोन है मान लो इसी घर से रिलेटेड है, तो लेट आउट में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, सारा इंटरेस्ट ही हो जाएगा। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो देखेंगे परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख भी जा सकता है, बाकी सारी चीजों के लिए 30,000, वो आगे जाके भी क्लियर होगा। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो 10% है पॉलिसी का, और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है 24,000। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है, पर क्या चीज आ रही है दिमाग में? 80C मिल जाएगा, 10% है, पूरा अमाउंट अलाउ हो जाएगा। कार इस पर्सन ने परचेज की थी जनवरी 2025 में, बाय चेक परचेज की है। तो जो भी कार परचेज की है, ये कार का लोन आ रहा है, अगर बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो इसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने और अपने वाइफ का, अकाउंट पे ही चेक से पे किया है।
25,000 तक अलाउड होता है, पूरा अलाउ हो जाएगा। बुक्स खरीदी थी 1 जुलाई को, सारी पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से की है। वेरी, बुक्स के ऊपर क्या मिलती है? 40% की। यार एनुअल बुक्स हैं, 1 साल बाद ये बुक्स किसी काम की नहीं, रूल चेंज हो जाएगा। फिर भी क्या होगा? 40% ही होगा। बुक्स के ऊपर हमेशा 40% डेप्रिसिएशन मिलती है, चाहे एनुअल पब्लिकेशन है, चाहे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होनी है। उसमें स्पेशली लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना, हमने लिखा हुआ है। बुक्स नहीं, तो एक बार फिनिश करता हूँ उसका पूरा पूरा था। नहीं वो शायद कोई और चीज होगी, हमने मैगजीन एज सैंपल डिस्ट्रीब्यूट की होंगी, मैगजीन में ऐड दी होगी। बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन तो 40% ही है, चाहे एनुअल बुक्स हैं, चाहे लाइब्रेरी बुक्स है, किसी भी टाइप की बुक्स हो। नेक्स्ट, कंप्यूटर खरीदा है 1 नवंबर को, अकाउंट पे ही चेक से, प्रोफेशनल यूज के लिए खरीदा है। कंप्यूटर के ऊपर कितने % डेप्रिसिएशन मिलती है? 40%। वैसे कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% मिलती है, पर कंप्यूटर्स के ऊपर कितनी मिलती है? 40%। पूरे साल की मिलेगी? हाफ ईयर की मिलेगी। 1 नवंबर को परचेज किया है। ड्राइंग्स इग्नोर करेंगे। पीपीएफ की सब्सक्रिप्शन नहीं है, कहाँ आएगा पीपीएफ? एटीसी, पीपीएफ एटीसी में आ जाएगा। मोटर कार का मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है, अगर बिजनेस का एक्सपेंस है तो अलाउ हो जाएगा, ये कैश का टोटल एंड पे जो कैरिड आउट। कहते हैं वो ऑक्यूपाई कर रहा है 50% बिल्डिंग अपने रहने के लिए, एंड बाकी की बिल्डिंग इसने रेंट पे दी हुई है, और 1 महीने का रेंट कितना है? 5,000। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई थी 97-98 में, और जो लोन है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है। तो अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो तो इंटरेस्ट सिर्फ कितना अलाउ होगा? ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5,000 का रेंट है, तो टोटल रेंट आना कितना चाहिए था? 60,000। क्या 2 लाख होती है, पर अगर लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया हो। 3 लिमिट्स है ना हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की। जो कंस्ट्रक्शन है 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो, 1 अप्रैल 99 से पहले लिया हुआ हो लोन, और घर की परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो। क्योंकि जो लोन है वो 1 अप्रैल 99 से पहले है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड वुड बी 30,000। याद आ गया बाकी सबको भी? सारे सबको ही नींद आ रही है? 5 मिनट का टाइम और दो, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, और आपने घर जाके करना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उन्होंने बोला कि इसने घर रेंट पे दिया हुआ है 5,000 पे, तो टोटल रेंट कितना आना चाहिए था? 5,000 इंटू 12, 60,000। पर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है कि रेंट कितना है, तो कितना रेंट होगा? रिसीवेबल अमाउंट की रिसीव्ड अमाउंट कितनी बनेगी? जीएवी। वैकेंसी हमेशा अलाउ हो जाती है, या अनरियलाइज रेंट अलाउ हो जाता है? नहीं ना, उन्होंने हमें वैकेंसी के बारे में बताया है ना अनरियलाइज रेंट के बारे में बताया है। जीएवी क्या होती है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ड्यू बेसिस पे ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लिया जाता है। तो हम जीएवी कितनी बनाएंगे? 60,000 बनाए। जीएवी 60,000 बना दी, म्यूनिसिपल टैक्सेस है नहीं, तो एनएवी भी क्या बन गई? 60%। माइनस कर देंगे उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस टोटल इंटरेस्ट है 88,000 का। पर इस 88,000 में से 44,000 का जो इंटरेस्ट है वो तो बिजनेस का एक्सपेंस बनेगा, और 44,000 का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में जाएगा, लेट आउट पोर्शन में जाएगा। समझ आई है सबको बात? क्योंकि 50% बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज होती है। कहते कार पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होती है और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी। 1/5 ऑफ द मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस। तो जो भी ऊपर कार के एक्सपेंसेस गिवन है, सिर्फ कितने अलाउ होंगे? 4/5 ही अलाउ होंगे। कार की डेप्रिसिएशन भी 4/5 ही अलाउ होगी, और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी 4/5 ही अलाउ होंगी। नो कार लोन इंटरेस्ट वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से सोच के मुझे बताओ इसका क्या इम्पैक्ट है। कार का इंटरेस्ट कहते हैं हमने पे ही नहीं किया, ड्यू है एक्सपेंस पर पे नहीं हुआ, अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 43B। तो अगर ये बुक्स कैश बेसिस पे बना रहा है, तो इसने पहले से पेमेंट में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं हुआ, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर ये बुक्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहा होता, तो पीएनएल में डेबिट साइड इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ रहा होता, और हम वो एक्सपेंस 43B में फाइटर सेक्शन में डिसअलाउ कर देते। ऐसे ही करते ना हम लोग। नेक्स्ट, ये हमें सारे एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, इन सबकी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे इनसे, और क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है।
प्लीज सब लोग सॉल्व करके आओगे ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 12 पेजेस पढ़ के आओ। बाय, टेक केयर। मन्नत, डाउट क्लियर हो गया? प्रिंसिपल कैसे आया?